हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। हमारे सिलेबस में कुछ एनायनिक कंपाउंड्स और बचे हुए हैं, हम ये डिस्कस करेंगे आज। बाकी चीजें पुरानी हो चुकी है, हमें बाकी चीजें जो हमें समरी करनी थी हमने पिछले लेक्चर में वो सारी चीजें कर दी हैं। आज हम डायरेक्ट अपने मॉलिक्यूल पे आएंगे। हमारा पहला मॉलिक्यूल है PO4 3- फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, 2 8 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, जेड की वैल्यू हाफ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 और इसमें माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज कितना है, एक बारी वो फॉर्मूला लिख लेते हैं और समरी याद रहने के लिए कि Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। और मोनोवैलेंट एटम्स क्या थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब ये होंगे तभी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स ऐड होंगे। ये Z का फॉर्मूला, तो Z इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम नहीं है, इनमें से कोई एटम नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। आगे हाफ इंटू 5 + 3 8, 2 4 8, Z की वैल्यू आ गई हमारी 4। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लोन पेयर देखेंगे, इसमें लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, Z की वैल्यू 4 और सराउंडेड एटम्स 4 -0, मतलब लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर देखेंगे Z माइनस लोन पेयर, Z की वैल्यू 4, लोन पेयर 0, तो बॉन्ड पेयर भी क्या हो गया हमारे पास 0 4, सॉरी बॉन्ड पेयर 4। तो इसका मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फॉस्फोरस बीच में, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन ऐसे नेगेटिव चार्ज, एक कुछ ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज और एक कुछ ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज। और एंगल वही टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट। क्योंकि लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है, तो शेप इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। सेकेंड मॉलिक्यूल पे बढ़ते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल Cl O4-, सेंट्रल एटम क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7, Z इज इक्वल टू हाफ 7, एक नेगेटिव चार्ज इसको ऐड करेंगे, 4 को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मोनोवैलेंट एटम नहीं है ऑक्सीजन, किया 8, कट ऑफ किया 4, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लोन पेयर देखेंगे, Z की वैल्यू 4, कितने एटम से सराउंडेड है 4, लोन पेयर 0 और लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर Z माइनस लोन पेयर, तो ये आ गया 4, बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारा 4।
इसका स्ट्रक्चर, क्लोरीन बीच में, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो एंगल सब में 109 डिग्री 28 मिनट। शेप, क्योंकि लोन पे 0 तो शेप भी क्या ही है, टेट्रा हेड्रल। ठीक है, शेप भी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। अगले मॉलिक्यूल पे बढ़ेंगे। SbF4 माइनस। अब सेंटर एटम इसमें एसबी को बोलते हैं एंटीमनी। एसबी होता है एंटीमनी और एसबी जो है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एंटीमनी किससे बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली से। एसबी का यानी एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51। और इतना आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली का है, तो नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम एंटीमनी में डाल देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे करके आगे कॉमन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे लिख सकते हैं NH2 NP3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Z इज इक्वल टू हाफ 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 1। अब फ्लोरीन क्योंकि मोनोवैलेंट एटम है तो फ्लोरीन यहाँ ऐड होगा 4। टोटल हमारे पास आ गया 10, 2 5 10, 5। Z की वैल्यू 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लोन पेयर देखेंगे, Z की वैल्यू 5 माइनस सराउंडेड एटम्स 4, लोन पेयर आ गया 1। बॉन्ड पेयर देखेंगे तो Z की वैल्यू 5, लोन पेयर 1, तो बॉन्ड पेयर हो गया हमारा 4। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एंटीमनी बीच में, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, बाकी एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन, एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, ये एंटीमनी है, ये ट्रायंगल में होता है। ठीक है, लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन 120 डिग्री हो गया है, यहाँ लेस देन 120 डिग्री हो गया है, यहाँ पे भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 120 डिग्री हो गया है। बाकी ये जो है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, तो इसको अगर थोड़ा हम पलटेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, सी शॉ शेप। ठीक है, सी शॉ शेप का हो गया। अब अगला SbF5 2 माइनस। ठीक है, सेम एंटीमनी है, नाइट्रोजन फैमिली का है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 हैं, 5 वैलेंस शेल प्लस 2 और F5 हो गया 12, 6 बार में जाएगा, Z की वैल्यू 6, ज्योमेट्री sp3d2, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर Z की वैल्यू 6, 5 सराउंडेड एटम्स 1, लोन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर
6 माइनस 1 मतलब 5। ठीक है, ये SbF5 2 माइनस का है। अच्छा, इसका जो पहले वाले मॉलिक्यूल का 1 माइनस कैसे लगाएंगे, सॉरी मैं तो भूल गई। पहले वाले का ऐसे लगाएंगे, बाहर से एक -1 लगाएंगे। और उससे पहले जो क्लोरीन का बना, सॉरी सॉरी मैंने माइनस का ध्यान नहीं दिया। उससे पहले ये वाला, इसका आप करेक्ट कर लीजिए, इस वाले का ये ऐसे, इसके बाहर -1 लगेगा। ठीक है, और उससे पहले जो क्लोरीन का हमने बनाया 4 बॉन्ड पेयर क्लोरीन, हाँ तो इसका तो माइनस इस ऑक्सीजन पे लग गया था। वैसे ही फॉस्फोरस के 3 ऑक्सीजन पर माइनस लग गए थे, इनमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाले एंटीमनी का जो बाहर, उसके बाहर मॉलिक्यूल पे लगेगा। और ये SbF5 2 माइनस अभी कैसे बनेगा, ये मान लिया ऑक्टाहेड्रल, ये उसके बॉन्ड पेयर, ये उसका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर तुम्हारा एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑल एंगल 90 डिग्री, ये लेस देन हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन हुआ है। लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गए हैं। और होल पे -2। ठीक, ये हो गया SbF5 2 माइनस का। अगला मॉलिक्यूल, सॉरी शेप इसका अगर देखें तो उसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका जेनॉन सेंटर एटम है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिफ्थ पीरियड का है, NS2 NP6 लिख सकते हैं, 5p6 लिख सकते हैं। नहीं याद हो आपको, आप डायरेक्ट NS2 और NP6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। -1 है तो +1 प्लस, क्योंकि फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो +5, टोटल 14। 7 बार में गया, Z की वैल्यू 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ज्योमेट्री पेंटागोनल बायपिरामिडल, लोन पेयर Z की वैल्यू 7, -5 सराउंडेड एटम्स 2, लोन पेयर आ गए 2। और बॉन्ड पेयर Z की वैल्यू 7 माइनस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आ गया 5। इसका डायग्राम कुछ ऐसा कि एक्सी बीच में, एक्सी बीच में, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, पेंटागन बनाना है, सिर्फ बॉन्ड एक फ्लोरीन। यहाँ एंगल जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 72 डिग्री से ज्यादा नहीं, ये इसके साथ बनेगा 90 डिग्री।
इसके साथ कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसके साथ यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर देन 72 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन है। यहाँ बॉन्ड पर बॉन्ड पर में लेस देन 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसे शेप को हम डिसऑर्डेड, क्योंकि दो लोन पेयर आ गए हैं, तो इस शेप के लिए हम चाहे फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है हमें कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये ट्राइंगल और दो पिरामिड बन रहे हैं, तो इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं। अगर आपको शेप ना समझ में आए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि आपके अगर शेप समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस शेप का है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ इसके आगे लिख दें डिसऑर्डेड। डिसऑर्डेड और जो भी दिया है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल पूरा लिखेंगे आप। अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रही है तो आप हर किसी में आगे डिसऑर्डेड डाल के जो उसकी ज्योमेट्री उसका नाम लिख देंगे, तो आपका तब भी वहां पे सही होगा, कोई मार्क्स कटेगा नहीं आपका। लास्ट वन I3 माइनस। अब आयोडीन जो है आपका नाइट्रोजन सॉरी फ्लोरीन फैमिली का है, माने हेलोजन फैमिली का है। इसके भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 पे आएगा, 4s2 4p3 सॉरी 4p5 7 लास्ट में होगा, ठीक है। Z की वैल्यू निकालेंगे हाफ, लास्ट में 7 प्लस 1। हाँ, क्योंकि एक आयोडीन दो आयोडीन से जुड़ा है और आयोडीन एक मोनोवैलेंट एटम है, तो एक आयोडीन दो आयोडीन से जुड़ा है, तो +3 भी हम इसमें +2 सॉरी 2 से जुड़ा है ना, 2 भी करेंगे तो हमारा हाफ इंटू 10, 2 5 10 5, Z की वैल्यू आ गई 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो गई। लोन पेयर देखेंगे कितने हैं, Z की वैल्यू 5, बॉन्डेड पेयर 2 बॉन्डेड पेयर है, मैंने एक आयोडीन से 3 जुड़े हैं ना, तो 2 जुड़े हैं ना, तो 2 से बॉन्ड बनाए हैं तो 2, तो कुल मिलाकर लोन पेयर कितने हो गए 3, लोन पेयर हो गए 3। बॉन्ड पेयर क्या होता है Z माइनस, Z मैंने 5 माइनस लोन पेयर 3 है, तो बॉन्ड पेयर इस हिसाब से इतना हो गया हमारा 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या हो गया 2, तो इस हिसाब से एक आई से ऐसे जुड़ेगा, ठीक, और बाकी के 3 क्या हो जाएंगे इसमें लोन पेयर, और बाहर से होल माइनस, ठीक है। माइनस ना समझ में आए तो होल माइनस, और इस हिसाब से शेप क्या दिख रही है, क्योंकि हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना, तो शेप हमारी क्या दिख रही है, वो दिख रही है लीनियर, ठीक है। ये आपके सारे मॉलिक्यूल्स थे जो आपके सिलेबस में थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जो आपको पूछने हो या आपको समझ में ना आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में थे, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक थ्योरी जो हमारी रह गई है सिलेबस में, सेड्विक पॉवेल थ्योरी, उसको देखेंगे। और उसकी थ्योरी लिखेंगे, सेड्विक पॉवेल थ्योरी को समझेंगे और उसकी थ्योरी लिखेंगे। सेड्विक पॉवेल थ्योरी क्या थी। वैसे सेड्विक पॉवेल थ्योरी जो है वीएसपीआर थ्योरी से पहले आई थी आपके सिलेबस में भी, ये पहले है क्योंकि इससे आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब कभी भी सेड्विक पॉवेल थ्योरी आती नहीं है, लेकिन बाई चांस आ सकती है तो आपको अपने नोट्स में तो कवर करना ही है, ठीक है। ये वीएसपीआर थ्योरी क्या आगे थी, सेड्विक पॉवेल थ्योरी ने
सेडविक और पॉवेल ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, वीएसपीआर थ्योरी से पहले सेडविक पॉवेल थ्योरी, सेडविक ने एक थ्योरी दी थी कि वो एटम्स, ठीक है, सिंगल एटम्स होंगे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन, ठीक है, ऐसे एटम, सिंगल एटम्स, उनका हम जो है शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनकी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सिंगल एटॉमिक बताया था जिसमें सिर्फ सिंगल एटम होगा, जैसे क्लोरीन है Cl2, ठीक है, Br2, ऐसे ऐसे के लिए, और ना कोई चार्ज, नो कोई अनायनिक, किसी चीज के लिए नहीं। ये बल्कि आपकी जो वीएसपीआर थ्योरी होती है मल्टी एटॉमिक के लिए होती है, मतलब कि हम सीधे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंपाउंड देते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़े XgF5, XgF4, XgF2, ठीक है, HCl पढ़ा है, NH3, H2O, ठीक है, यहाँ पे दो दो एटम्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी, ठीक। लेकिन जो सेडविक पॉवेल थ्योरी थी, इन्होंने सिर्फ सिंगल एटॉमिक के लिए बताया, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे Cl2, Br2, ठीक है, I2, I3, F2, O2, सिर्फ ऐसे के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। बस इसी को बताया उन्होंने, और इसको बाद में जाके वीएसपीआर ने ठीक किया था कि हाँ मल्टी एटॉमिक का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ सिंगल एटॉमिक का नहीं निकाल सकते हैं, मल्टी एटॉमिक भी हो सकता है। तो हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि भगवान, इन 1914 में सेडविक एंड पॉवेल suggested that the molecules or ions which contain only single bond, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, their approximately shape can be predicted from the number of electrons in their valence shell of central atom, ठीक है। सेडविक एंड पॉवेल ने बताया कि हम ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनका हम लोग शेप निकाल सकते हैं, लगभग शेप निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैंने बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होने चाहिए? उनके वैलेंस शेल में, मैंने सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में। ऐसी मिलती जुलती आपकी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, वीएसपीईआर थ्योरी है, जिसमें कि हम मल्टी एटॉमिक की बात करते हैं, उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेडविक पॉवेल ने बताई कि सेडविक पॉवेल ने ये सजेस्ट किया कि वो मॉलिक्यूल या वो आयन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे कि हम अप्रोक्सीमेटली लगभग शेप निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉन से जो कि उसके वैलेंस शेल में होगा, ठीक है। ये थ्योरी उन्होंने बताई। आगे उन्होंने बोला द वैलेंस शेल of central atom contain
of central atom contain one or more bond pairs of electron. But it may also contain unpaired इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, बट उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कंटेन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंटेन होंगे, जो कि किसी के साथ पेयर नहीं किए होंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, उनकी थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, दे कंसीडर्ड, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, उनके हिसाब से उन्होंने क्या कंसीडर किया, दे कंसीडर्ड bond pair and lone pair are equivalent for determining the structure of molecule। ठीक है, उनकी थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कंसीडर किया कि जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, उनको हम लगभग इक्वल ही मानेंगे, इक्विवेलेंट मानेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को निकालने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट था कि सेड्रिक और पावेल ने ये सजेस्ट किया कि किसी भी मॉलिक्यूल जिन्होंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, उनका हम शेप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, और किसके शेल में होना चाहिए, सेंट्रल एटम के। फिर उन्होंने बताया कि वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर भी होगा, लोन पेयर भी हो सकता है। फिर उन्होंने ये बोला कि हम ये कंसिडर करेंगे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लगभग इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। स्ट्रक्चर निकालने के लिए उन्होंने ये कंसिडर किया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे का पॉइंट क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू वाला। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट। तो since all electron pair take some spaces and electrons repel each other, therefore repulsion can be minimized if the electron pair can be
oriented in a space as far as possible। अब उन्होंने क्या बोला कि वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो टेक सम स्पेसेस, वो कोई ना कोई स्पेस लेंगे ही, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। इसीलिए रिपल्शन को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज्ड। रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज, रिपल्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी ओरिएंटेड, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे ओरिएंट करें, ऐसे मतलब ऐसे उनको रिप्रेजेंट करें स्पेस में, मतलब उस जगह में, क्यों, एज फार एज पॉसिबल, वो दूर से दूर रहे, हम उनको ऐसे ओरिएंट करें, ठीक है। ये सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर टेक सम स्पेसेस, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस लेंगे और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन को कम हम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम उनको दूर से दूर रख पाए, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम दूर से दूर अगर रख पाए तो हम जो है रिपल्शन को कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सेडविक पावेल थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। The following are the rules. The following are the rules of Sedgwick-Powell theory to explain the shape of the molecules and or ions। तो कुछ रूल है सेडविक पॉवेल थ्योरी के, जो कि शेप और मॉलिक्यूल को के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल और आयन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है। तो रूल नंबर 1, यहीं से लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ, आगे ऊपर से लिखते हैं, काम आएगा। फर्स्ट, if there are two electron pairs in valence shell of central atom, the orbital will be oriented at 180 डिग्री। ऑर्बिटल क्या है, 180 डिग्री पे ओरिएंट होगा टू ईच अदर, therefore the molecule is giving linear structure। मॉलिक्यूल जो है लीनियर स्ट्रक्चर देगा।
ठीक है। उन्होंने सबसे पहला क्या बताया रूल अपना कि अगर अगर सेंट्रल मैटर एटम में दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब उनके ऑर्बिटल जो है 180 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे होंगे। मतलब मान के चलिए कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर इधर, तो ये एक दूसरे से ऐसे में होंगे और दोनों का क्या होगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक। अगर इफ अब सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आप नोट करिए, मेरा इसी में हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इफ देयर आर टू की जगह पे थ्री, इफ देयर आर थ्री, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे किसमें, वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, तो उनके ऑर्बिटल जो है 120 डिग्री के हो जाएंगे। इसमें उनका मॉलिक्यूल कौन सा स्ट्रक्चर देगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देगा वो मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो वो 120 डिग्री पे ओरिएंट होंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब थ्री की जगह पे फोर अगर होता है, फोर होगा, अब वो 109 डिग्री 28 मिनट पे ओरिएंट करेंगे, इतने डिग्री एंगल पे ओरिएंट होंगे। अब उनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब उनका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। फोर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल में किसके, सेंट्रल एटम के, तो उनके ऑर्बिटल 109 डिग्री 28 मिनट पे ओरिएंट करेंगे और इस केस में मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब फोर की जगह पे अगर फाइव होता है, FIV फाइव होते हैं, इस समय में उनका क्या हो जाएगा, दो तरीके के एंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल होगा जो कि 120 डिग्री पे बनेगा एंड 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इससे में इस केस में उनकी शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इफ देयर फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर पांच इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में वैलेंस शेल जो है 120 डिग्री और 90 डिग्री पे ओरिएंट होंगे एक दूसरे से और मॉलिक्यूल जो है पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर देगा। अब फाइव की जगह पे अगर सिक्स होते हैं तो सारे ओरिएंट होंगे 90 डिग्री पे, स्ट्रक्चर देंगे ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या देंगे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वो देंगे। इतनी ही आपकी सेड्विक पावेल थ्योरी है। यहाँ हमारी यूनिट 1 खत्म होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने लगभग सारे जितने भी आपके सिलेबस में मॉलिक्यूल है उन सबका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप बता दिया है। इसके बाद भी कुछ अगर कंफ्यूजन होती है, अगर आपको कुछ अलग से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या और आपकी BSPR थ्योरी थी, सेड्विक पावेल थ्योरी थी, डायरेक्शनल नेचर, हाँ एक पॉइंट था कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड में ही, कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, सीधी बात है। हमने जितने भी अभी तक मॉलिक्यूल्स पढ़े वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड के थे, ठीक है। मैंने ये शुरू में बताया था कि VBT थ्योरी थी, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की थी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने सबके जो है शेप है डायरेक्शन में बन रहे हैं कि किस डायरेक्शन में, एक एंगल फिक्स होता है तो डायरेक्शनल होता है कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने VSEPR थ्योरी देखी, उसमें भी डायरेक्शन हमने देखा। और अभी हमने सेड्विक पावेल थ्योरी देखी, इसमें भी क्या है 90 डिग्री। अरे भाई कोई एंगल बनेगा तो एक डायरेक्शन में बनेगा, जैसे 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है तो एक डायरेक्शन इसकी फिक्स होती है ना, तो सेम इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है बस। और उसके बाद हमने सबसे पहले डायरेक्शनल नेचर समझा,
उसके बाद डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमारी वीएसपीआर थ्योरी देखी, सर्विक-पॉवेल थ्योरी देख ली है, सारे हाइब्रिडाइजेशन देख लिए हैं, ठीक है। और कल अगले लेक्चर से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, सेकंड यूनिट। यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई है। अनसॉल्व के लगभग क्वेश्चंस इसमें लग चुके हैं, आप एक बार अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से अगर उसमें से कोई मॉलिक्यूल बच गया हो तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ ये चीज कि अगर कोई मॉलिक्यूल बच गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।